बिहार में 90 के दशक से हर चुनाव जातीय समीकरणों के सहारे ही लड़े जाते हैं। चुनाव चाहे ग्राम पंचायत के मुखिया की हो, सरपंच की हो या विधानसभा और लोकसभा की हो, बिहार में जातीय समीकरण के बिना ये अधूरे माने जाते हैं। लालू यादव ने MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण बनाया है, जिसके सहारे 1.5 दशक तक बिहार की सत्ता पर उनके परिवार की पकड़ बनी रही है। उसके बाद नीतीश ने लव कुश समीकरण बनाया है। इसी समीकरण के सहारे सत्ता सुख भोगने के 2 दशक के पूरे करने वाले हैं। बिहार में जातीय समीकरणों के सहारे राजनीति अब ऊपर हो गई है। सभी राजनीतिक दल अब ये मानने लगे हैं कि सत्ता तक पहुंचने या लंबे समय तक बने रहने के लिए जातीय समीकरण बनाना बिहार में जरूरी है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। चाहे आरजेडी और जदयू जैसे दल हो या भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी हो, सभी के अपने जातीय समीकरण है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी भी बिहार में जातीय समीकरण बनाने की तैयारी में जुट गई है। लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम यादव समीकरण बनाया तो 15 साल तक सत्ता उनके परिवार के कब्जे में रही है। आपको बता दें कि उन्होंने सामाजिक न्याय का नारा देकर राजनीति के एक नए फलसफा की आधारशिला रखी है। बाद में बसपा की मायावती ने यूपी में इसी पैटर्न पर सोशल इंजीनियरिंग का रास्ता अपनाया। शुरू में तो इनके सहारे सफलता हासिल हो गई, लेकिन बाद में यादव मुस्लिम समीकरण बनाकर समाजवादी पार्टी ने मायावती की सोशल इंजीनियरिंग को फेल कर दिया। बिहार में लालू के MY समीकरण के बरकस नीतीश कुमार 1994 में लव कुश समीकरण बनाया। उसी के सहारे अब तक वो CM बने हुए हैं। बीजेपी को लगता है कि बिना समीकरण का सहारा लिए उसके लिए कामयाबी दूर खड़ी है। अब तो आरजेडी ने A to Z के नए समीकरण की तैयारी कर ली है। इसमें आरजेडी की छवि सर्वजातीय बनाने की परिकल्पना है। साल 1994 में नीतीश कुमार के समर्थन में पटना के गांधी मैदान में कुर्मी और कुशवाहा बिरादरी की एक बड़ी सभा हुई थी। उसमें नीतीश कुमार शामिल हुए थे। वो सभा ने एक स्वर से नीतीश कुमार को अपना नेता स्वीकारा और हर हाल में उन्हें सत्ता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। तत्काल इसका फायदा ये हुआ कि नीतीश कुमार की तत्कालीन समता पार्टी की सीटें विधानसभा में बढ़ने लगी। हालांकि नीतीश को CM बनाने में इस समीकरण को करीब दशक भर का समय लगा। साल 2005 में नीतीश आखिरकार CM बन ही गए। आज तक लव कुश समीकरण एकजुट होकर नीतीश कुमार का साथ देता आया है। भाजपा ने नीतीश के साथ रह रहे लव कुश की ताकत को शिद्दत से महसूस किया और यही वजह है कि बीजेपी ने नीतीश को कमजोर करने के लिए सबसे पहले लव कुश समीकरण को साधने का काम किया। बीजेपी ने सबसे पहले लव कुश समीकरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश से अलग कर दिया, यानी कुशवाहा वोटों में बिखराव कर दिया। बीजेपी कुशवाहा वोटों की पुख्ता अस्तित्व के लिए अपना प्रदेश अध्यक्ष भी कुशवाहा बिरादरी के सम्राट चौधरी को बना दिया, यानी लव कुश समीकरण से कुश को नीतीश कुमार से बीजेपी ने छिटका दिया। बीजेपी ने बिहार में नीतीश की कमी की भरपाई के लिए छोटे छोटे दलों को साथ लाने की नीतिगत फैसला की। बारी बारी से ऐसे दलों के नेता बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलते रहे। इनमें उपेंद्र कुशवाहा, हम के जीतन राम मांझी, VIP के मुकेश सहनी, लोजपा दोनों गुट के चिराग पासवान और पशुपति पारस से बीजेपी की बात हो चुकी है। इनमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को VIP सेंट्रल सिक्योरिटी देकर बीजेपी ने अलग से घेरबंदी कर दी है। तो जहां तक बात जातीय की है, तो बिहार में कहीं ना कहीं जाति पर वोट चलता आ रहा है और ये वोट बिहार में 90 के दशक से शुरू है।
जो लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी भी ये जान चुकी है कि बिहार में वोट जाति पर मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं लवकुश समीकरण को तोड़ डाला है और जदयू के कई तमाम बड़े नेता ऐसे हैं जिनको तोड़कर बीजेपी के संपर्क में लाया गया है।